बात उन दिनों की है जब मंजित 12वीं जमात पास करके कॉलेज में पढ़ने गया था। हमारी हालत अच्छी ना होने की वजह से उसे पापा के पास बेंगलुरु जाना पड़ा और इसी बीच यह वही काम भी करने लगा। समय मिलते ही मंजित अपने सारे दोस्तों को मैसेज करता था। वह शायरी का तो शौकीन था ही। हर रोज़ नई नई शायरी दोस्तों को भेजता और बदले में वे तारीफ भेजते। वे ज़्यादातर बातें मैसेज के जरिए ही करते थे। दोस्तों के अलावा मंजित अपनी चचेरी भाभी शांति को भी मैसेज करता था। वे खड़गपुर में मंजित के भाई के साथ रहती थी। मंजित और शांति दोनों जब भी बातें करते तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई देवर भाभी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता था मानो दो जिगरी दोस्त बातें कर रहे हो। एक दिन अचानक मंजित के फ़ोन पर एक नंबर से एक प्यारा सा मैसेज आया। वह पढ़कर बहुत खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया, क्योंकि जब उस नए नंबर पर उसने फ़ोन किया तो फ़ोन का जवाब नहीं मिल सका। मंजित ने उसी नंबर पर मैसेज किया, कौन हो तुम? उधर से जवाब आया, आपकी अपनी दोस्त। मंजित ने नाम पूछा तो उसने बताया नहीं। फिर कभी कब मैसेज लिख दिया। मंजित ने सोचा शायद मेरा ही कोई दोस्त मुझे नए फ़ोन नंबर से परेशान कर रहा है। रात को मंजित ने उस नंबर पर फ़ोन किया। एक लड़की ने फ़ोन उठाया और जैसे ही वह हेलो बोली, मंजित के रोंगटे खड़े हो गए। मंजित ने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? तुम कहाँ से बोल रही हो? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम दिव्या है। इसके बाद उसने मंजित से कहा कि वह उसे पहले से जानती है। उसके बारे में बहुत सारी बातें भी बताई। वह देखने में कैसा है, उसका कद कितना है वगैरह। मंजित ने पूछा, मुझे कहाँ देखा आपने? उस लड़की ने कहा, 4 महीने पहले मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर देखा था, तभी से नंबर ढूंढ रही हूँ। मंजित चौंक गया, क्योंकि ठीक 4 महीने पहले वह अपनी मौसी को छोड़ने वहाँ गया था। वह ख्याली पुलाव पकाते हुए सोचने लगा कि एक अनजान लड़की ने अनजान जगह पर उसे देखा और तब से उसका फ़ोन नंबर ढूंढ रही है। पहले तो वह अनजान था, पर अब मंजित दोस्ती के नाते उससे बातें करने लगा। कुछ ही दिन हुए थे मंजित और उस लड़की की दोस्ती को कि इसी बीच उसका एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती की शुरुआत झूठ से हो। सच तो यह है कि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, बस शांति भाभी के फ़ोन पर आपका मैसेज पढ़ा जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद भाभी से आपका नंबर लेकर मैसेज कर दिया। मैंने सोचा कि अगर आपको पहले ही सब बता देती तो आपके बारे में इतना कुछ जानने का मौका ना मिलता। इस झूठ के लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरी दोस्ती को स्वीकार करना। यह मैसेज पढ़कर मंजीत को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर दोस्तों से इस बारे में जब उसने बात की तो वे भी उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। उसे सलाह दी कि लड़की अच्छी है, तभी तो उसने सब सच सच बता दिया, और तो और वह दोस्ती भी करना चाहती है। ऐसे सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं। उसे फ़ोन कर और दोस्ती की नई शुरुआत कर। फिर क्या था, मंजित का दिल बाग बाग हो उठा। अगली सुबह मंजित ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग दोस्त। उधर से भी मैसेज आया जिसमें पूछा गया था, मुझे माफ़ तो कर दिया ना? फिर से सॉरी एंड थैंक यू। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए मंजित ने भी फिल्मी अंदाज में लिख भेजा, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। उन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। पहली बार घर जाते समय मंजित उससे खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर मिला। ट्रेन वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी।
इसलिए बातें भी ना हो सकी, सिर्फ हाय हेलो ही हो पाई। उस समय छठ पूजा की तैयारियां चल रही थी। मंजित घर पर ही था। शांति भाभी हर साल छठ पूजा के समय गांव आ जाती। इस बार भी वे आई, पर अकेली नहीं, दिव्या भी साथ थी। मंजित इतना खुश था कि बयान नहीं कर सकता था। उसने दिव्या को अपनी माँ और बहनों से मिलवाया। वह पूरा दिन उसी के साथ रहा। शांति भाभी कहाँ चूकने वाली थी। वे भी ताने कसती, क्यों देवर जी, क्या इसे यहीं छोड़ दूं हमेशा के लिए। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मंजीत के मन में लड्डू फूटने लगते। काश ऐसा ही होता। दिव्या थी ही ऐसी, गोरा रंग, लंबी नाक, लंबा कद, पतली कमर, मानो कोई अप्सरा हो। मंजित मन ही मन उसे चाहने लगा था। उसके फोन की बैटरी और पैसे खत्म हो जाते, पर बातें नहीं। हर साल छठ पूजा पर दिव्या भी शांति भाभी के साथ उससे मिलने चली आती, लेकिन मंजित की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह भी कभी उसके घर जाए। मंजित जब भी गांव आता, उससे स्टेशन पर ही मिलकर चला जाता। प्यार वह भी उससे करती थी, पर बोलती नहीं थी। मंजित उससे प्यार का इजहार करवा कर ही रहा। अब दोस्ती भूलकर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। बात शादी तक पहुंच गई। मंजित ने हिम्मत करके पड़ोसियों के जरिए अपने प्यार और शादी की बात माँ तक पहुंचा दी। माँ ने इस रिश्ते को एक बार में ही खारिज कर दिया। इसकी वजह यह थी कि लड़की उनकी बिरादरी की नहीं थी, पढ़ी लिखी है, शहर की रहने वाली है, गांव के बारे में क्या जानती है। माँ के ख्याल से शायद दिव्या घर परिवार ना संभाल सके। उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को संभाल सके। घर तो दिव्या संभाल ही लेती, पर माँ को कौन समझाए। पुराने ख्यालों वाली माँ जो एक बार बोल देती है, वही मंजित के लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। मंजित के दोस्तों, पड़ोसियों, सभी ने उसे सलाह दी कि वह दिव्या को भगा ले जाए। माँ कुछ दिन नाराज रहेगी, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मंजित आगे पीछे की सोचने लगा। जैसे हर माँ के सपने होते हैं, वैसे ही मेरी माँ के भी सपने होंगे। वे सोचती होगी कि उनके बेटे की शादी होगी, बैंड बाजा बजेगा, वे खुशी के मारे नाचेगी। मंजित ने भी सोच लिया था कि पूरे परिवार के सामने उसकी शादी होगी। वह अपनी माँ के सपनों को नहीं तोड़ सकता। एक दिन मंजित ने दिव्या को अपने मन की बात बता दी। वह सुनकर रोने लगी। रोया तो वह भी था। कुछ सोचकर दिव्या ने कहा, आपकी शादी किसी से भी हो, पर आप हमेशा खुश रहना। माँ का दिल कभी मत तोड़ना। आप वही शादी कीजिएगा जहाँ आपकी माँ चाहती है। जब तक हम दोनों में से किसी एक की शादी नहीं होती, तब तक हम दोस्ती के नाते बातें तो कर ही सकते हैं। फिर दिव्या छठ पूजा पर गांव नहीं आई। मंजित भी उदास रहने लगा। उन दोनों ने क्या क्या सपने देखे थे कि शादी होगी, शादी के बाद घर पर ही वह कोई काम करेगा। दिव्या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी और वह दुकान चलाएगा। कहते हैं ना कि आदमी जो सोचता है वह हमेशा पूरा होता है, बल्कि सच में सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। जो मंजित ने सोचा था वह सब तो अधूरा ही रह गया, और मोहब्बत की ये अधूरी कहानी बनकर रह गई। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।